नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की में अब बात होगी कोलकाता की। कोलकाता मामले में इस वक्त सीबीआई अपनी जांच कर रही है, पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। वो महिला डॉक्टर की तस्वीर कैसे बाहर आ गई, कैसे सार्वजनिक हो गई, इससे लेकर भी अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो संदीप घोष है, संजय रॉय तो मुख्य आरोपी है, लेकिन संदीप घोष जो इस कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल है, वो एक फिशी कैरेक्टर है। वो फिशी कैरेक्टर इसलिए है कि क्योंकि उसके ऊपर केवल एक आरोप नहीं है, बाकायदा 100 पन्नों की पूरी एक रिपोर्ट है जिसमें बयान भी दर्ज थे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाकायदा वो एक रैकेट चला रहा था। और रैकेट किससे लेकर? पैसा वसूली का रैकेट, एक्सटॉर्शन का रैकेट, पार्किंग से लेकर अस्पताल का मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कैसे हो, उसे भी लेकर एक रैकेट। कौन से स्टूडेंट को पास किया जाए, कौन से स्टूडेंट को फेल किया जाए, उसके लिए पैसों की उगाही बाकायदा होती थी। किसे अच्छे नंबरों से पास किया जाए, उसके लिए अलग एक अमाउंट तय कर रखा था। और आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा था। 1 साल से तो ये पूरी 1000 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसे टेंटेड संदीप घोष को एक कॉलेज से रेस्टिकेट करके, टर्मिनेट करके दूसरी जगह पर आपने कैसे पोजीशनिंग दे दी? सवाल ये कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, 1 साल तक वो इस शिकायती पत्र को लेकर, 1000 पन्नों की रिपोर्ट को लेकर आखिर क्या कर रहा था? सवाल ये कि जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? ये नेग्लिजेंस है या नहीं है? आपको डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय की बात सुननी चाहिए। उनसे आज सुबह जब मैंने चर्चा की, उनसे पूछा कि ये मामला कितना पुराना है और किस किस के संज्ञान में था, क्यों ये संदीप घोष खुद एक खतरनाक किरदार दिखाई देता है। आप जरा सुनिए उनकी बात और आपको समझ में आएगा ये एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा रैकेट चल रहा था इस मेडिकल कॉलेज में। 1 बरस पहले वुड हॉस्पिटल का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, उन्होंने एक 1000 पेज का नोथी मीडिया में दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें ये संदीप घोष के समय में जितने करप्शन हुआ है, ये करप्शन है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो मेडिकल वेस्ट जो है उसके लेके करप्शन है, जो छात्र छात्री है उनको पास या फेल करने के लिए उनको पैसा का लेन देन का आरोप था। ये सारे आरोप के साथ उन्होंने एक फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है कि वो जो फाइल रेडी हुआ था, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस, उनको बोला है इनको जांच करने के लिए। 1 बरस से विजिलेंस में या कोई डिपार्टमेंट के कोई कदम नहीं उठाया उनका ऊपर। आज हम संवेदनशीलता की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली किस मामले को कैसे घुमा दिया जाता है, कैसे डेविएट कर दिया जाता है। विजय जी, इंटरेस्ट अब सुन लीजिए। ये डॉक्टर उत्पल जो कह रहे हैं, आज सुबह मैंने जब इनसे बात की कि अगर ये आदमी इतना खतरनाक था, जिसके ऊपर करप्शन के ऑलरेडी चार्जेस थे, जो बच्चों से भी पैसों की उगाही कर रहा था, यहाँ तक कि पार्किंग के लिए भी उगाही चल रही थी, मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कैसे हो उसके लिए भी उगाही चल रही थी, इसे आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? अकेला तो नहीं कर रहा होगा ये? आपका सवाल वैसे बहुत बहुला है कि कौन संरक्षण दे रहा होगा किसी डायरेक्टर को। क्या बिना सरकार के, या सरकार में भी जो पावरफुल लोग हैं उनके बिना कोई रह सकता है? और जिस तरह से उनका ट्रांसफर किया गया, उससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि कितना पावरफुल वो रहा होगा। बात वही हो रही है, स्टेट प्रोटेक्टेड बात वही हो रही है। अवधेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, हर्ष जी ने भी किया, समीर जी ने भी किया कि कानून बहुत बन गए। हम लोग हर दिन बात करते हैं नया कानून से कुछ नहीं होने वाला। आपका एजुकेशन लेवल पर आप कहाँ हैं, आपके इम्प्लीमेंटेशन का क्या है, आपका रुआब कितना है, आपका इकबाल कितना है, और आपकी पॉलिटिकल विल कितनी है। ये सारे मामले पॉलिटिकल विल के हैं। और यदि आप ही उनको संरक्षण दे रहे हो, वो कि भाई अब क्या कहोगे कि जब दरोगा साहब ही आपके साथ हों तो फिर चोरी का लिए सैया भय कोतवाल, तो डर का है। अब कोतवाल साहब सैया है तो फिर क्या डर है? तो ये वाली प्रॉब्लम वहां पर हो रही है और ये नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। प्रदर्शन कितने दिन चलाएंगे बच्चे लोग?
अभी आप खबर ही देख रहे थे कि एम्स के डायरेक्टर ने अपील की रेजिडेंट से कि भाई वो काम पर आ जाए। अलग अलग कॉलेजों में भी दिया जाएगा और वो भी ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल्स में रोजाना जो ओपीडी है, इमरजेंसी है, उनमें कैसे काम होगा। मसला ये है कि जब तक पॉलिटिकल, और ये सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक संरक्षण हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अपराध का मजबूत तंत्र है। बिना राजनीतिक संरक्षण के न भ्रष्टाचार हो सकता, न किसी तरह का कोई अपराध हो सकता। और वो जानते हैं कि भाई हमारे सैया जो है ना कोतवाल है, तो जब तक कोतवाल सैया है फिर काहे की चिंता करना है। 1 साल तक 1000 पन्नों की रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी रही, धूल फांकती रही, किया क्या इन्होंने? देखो और फिर अभी ममता बनर्जी जो है निकल जाती हैं सड़क पर। मुझे मंडे तक यही बोला था ना, 2 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा चाहिए। देखिए इसका दोनों भाग है। पहला तो यह है कि भारत में शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हो जिसमें करप्शन सरेआम नहीं होता हो, लोगों को पता नहीं हो, उसके पैसे बढ़ते नहीं हो। वहाँ इतने सप्लाई होते हैं, इतनी चीजें आती हैं, इतना उसमें पैसे होते हैं कि वो तो ये एक कोई नई चीज हमारे सामने नहीं आई है, हम सब लोगों के जीवन में आता रहा है। संदीप घोष के बारे में मोटा मोटी जानकारी है, उसमें हो सकता है जो लोग आज रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी लिप्त हों। ये नहीं कि जो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं वहां से बैठकर उनकी लिप्तता नहीं हो, इस समय उनको भी आप डाउट से बाहर मत करिए। लेकिन वो चलते हुए जो कुछ इस कांड में हुआ है, जो वहां की सरकार ने स्टैंड लिया है, संदीप घोष अकेले अगर होता, अकेले तो ये संभव नहीं है, हॉस्पिटल में भी अगर उसके साथ लोग नहीं होंगे, सीनियर लेवल पर लोग नहीं होंगे तो ये कर ही नहीं सकता है। और सीनियर लेवल पर लोग होते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो पैसे कहां कहां जाते थे, किसका साथ प्राप्त था, हॉस्पिटल में इस घटना को क्यों छिपाने की कोशिश की गई, ये सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि एक माफिया तंत्र, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में एक ही शब्द सबसे उपयुक्त होता है कि सत्ता कंप्लीट माफिया तंत्र में परिणत हो गई है। ममता बनर्जी का जो मैं कैरेक्टर जानता था, मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है पिछले 13 साल से कि वही ममता बनर्जी हो सकती है कि जिस जो स्वयं लड़ाई लड़ रही हो, स्वयं लाठी खाई हो, उसके साथ ही गोली में मरे हों। और वो महिला अगर इस ढंग से कर रही है तो फिर देखिए कि सत्ता से उनका संपर्क कितना कटा है, पार्टी कैसे उनसे कटी हुई है कि आज पार्टी के लोगों के विरुद्ध एक्शन लेना पड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कुछ भी किया है इस घटना पर, उसके ऐसे शर्मनाक उदाहरण, ऐसे डरावने उदाहरण कहीं नहीं है भारत में। इसकी तुलना किसी घटना से नहीं हो सकती। पिछली बार विजय जी महाराष्ट्र की घटना से कर रहे थे, उसकी हम लोगों ने दूसरे स्तर पर आलोचना की, हो ही नहीं सकती। और आज भी इस समय तक भी सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बावजूद, हाई कोर्ट के इंटरवेन करने के बावजूद, मीडिया विरोध के बावजूद सरकार का कैरेक्टर, सरकार का रिस्पॉन्ड बदल गया हो, यह दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह तो एक अपराधी और माफिया का चरित्र होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार, ममता जी को मैं मानता हूं बहुत सेंसिटिव हैं, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ मैं मानता हूं। सरकार की तरफ से जो वकील है, लॉयर हैं, कपिल सिब्बल साहब, नाम का महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसकी तरफ से खड़े हुए, मुझे ये बता दीजिए कोर्ट में। क्या वो विक्टिम की तरफ खड़े हुए हैं? ये एक मोटा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कानूनी है। मेरा थोड़ा आपसे इस पे घोर ऐतराज और असहमति। नाम का ही तो मतलब है सर, कोर्ट में अगर नाम नहीं होता, मैं तो, लेकिन मैं बात मैं उससे बड़ी बात कर रहा था कि ये वाले वकील तो सिर्फ नाम पे ही चल रहा है। उससे बड़ी बात कर रहा था कि कोर्ट ने पूछा ना कपिल सिब्बल से कि क्यों प्रमोशन दे दिया, क्यों प्रमोशन दे दिया संदीप घोष को। कपिल सिब्बल जी का प्रभाव तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्ड में दिखा। सर मैं एक शब्द गवर्नमेंट का नाम सिब्बल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो सरकार की तरफ से है ना, तो सरकार किसको रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर कोर्ट में? क्या वो विक्टिम को कर रही है? नहीं कर रही, सही बात है। वो सवाल है मेरा, महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विजय जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप विक्टिम को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हो, नहीं कर रहे हैं। और आप उसको बचाने, बहस की बात कहते हैं कि विक्टिम के साथ खड़े होते हुए दिखना भी नहीं चाह रहे, सामान्य जो संवेदनशीलता होती है वो भी नहीं कर रहे। कोर्ट में आप विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, सरकार की भूमिका एक ही थी कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध कोई स्ट्रक्चर पास नहीं करे। वो उनकी सफलता है, वो उन्होंने करा लिया। डॉक्टरों की, खासकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से सरकार ने एक्ट किया है, जिस प्रकार से सरकार अपराधी की भूमिका में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न कोई टिप्पणी की, न सरकार से पूछा है, न मुख्यमंत्री का नाम लिया है, किसी का नहीं लिया है। तो इतने ही लक्ष्य होता है ऐसे मामलों में वकील को खड़ा करने का कि मेरी सरकार और मेरे पर आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी उसको जो टिप्पणी है कर दो। और यह भी
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैं- नहीं कहा, नहीं जैसे आपने एक गठित कर दिया वैसे ही एक सरकार की भूमिका की जांच के लिए भी किसी को गठित कर देते उसमें, एक टास्क फोर्स वहां भी बना देते। लगता हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ममता बनर्जी सरकार को बचा दिया, तो वकील उतारने का तो उनको लाभ मिल गया, लेकिन बाकी जो इस देश के विवेकशील लोग हैं उनको दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है, देश के जुडिशियरी को भी दिख रहा है, एक्टिविस्टों को भी दिख रहा है कि ममता बनर्जी सरकार क्या कर रही है। गांव गांव में मैं बता रहा हूं, मेरी जो सूचना है, इस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं कि कोई विरोध में ना उतरे, कोई बैनर पोस्टर ना लगाए, इस ढंग से पूरी मीटिंग हो रही है, पूरा एकदम भय का वातावरण पूरे प्रदेश में उत्पन्न किया गया और हुआ है। देखिए, अब एम्स के डॉक्टर्स के लिए भी तो अब ये कहा गया है ना कि सभी अपने अपने हड़ताल को खत्म कर दें, वापस लौट आए। अब डॉक्टरी का पेशा है, कितने दिनों तक अपने अस्पताल को छोड़ेंगे और कितने दिनों तक वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। मानवीय तौर पर भी ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए, आप जिसको कहते हैं काली पट्टी बांधकर काम कीजिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक डॉक्टर्स ना जाएं अस्पताल में। तो सोचिए कितने लोग, कितने मरीज वहां क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, कितने लोगों की जो कतार है वो और लंबी हो गई, जिसको 1 महीने बाद टाइम मिलना है वो अब 3 महीने बाद मिलेगा, कितने लोग जो उसी दिन जिनको इलाज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक नहीं है, और बार बार इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं धरती पर। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी सामान्य जो चीजें, ये ऐसी घटना थी, इस पर ये उबाल, ये गुस्सा, ये नाराजगी बिल्कुल ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी। मैं ममता सरकार के ऊपर नहीं कहता हूं कि वो नैतिक है नहीं, आज देखिए, उन्होंने सारी नैतिकता खो दी। आज बुधवार तो मुझे का दिन लगता है ये दोनों संस्थाएं हैं, इनको अपनी जवाबदेही करनी चाहिए। और डॉक्टरों से तो हम लोग भी अपील करेंगे कि आप लोग बिल्कुल प्रदर्शन कीजिए, आपका एक साथी बहुत ही दर्दनाक, हम सब उस पीड़ा में साथ हैं, लेकिन अस्पतालों में काम नहीं हो, मरीज नहीं देखे जाएं, ये अच्छी बात नहीं। ये देखिए, आज बुधवार का दिन है, कल गुरुवार का दिन है, गुरुवार तक का समय दिया गया था कि आप इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें और बताएं कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ है। समीर जी, लेकिन ममता बनर्जी तब तो इतनी खफा हो गई थी, मामला सीबीआई के सुपुर्द दे दिया गया था तो सड़क पर निकल गई थी मार्च के लिए। आज इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं संदीप घोष पर। 1 साल से आपका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था, विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? स्वास्थ्य मंत्रालय आप थोड़ा जोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी के पास ही है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लीजिए, देखिए, संदीप घोष तो एक ममता बनर्जी मुखौटा खुद है। क्या कर रही थी? संदीप घोष तो एक मुखौटा है, उसके पीछे असली चेहरा कौन है? और ये उसको संदीप घोष इनका कितना करीबी रहा होगा यहाँ के नेताओं का, टीएमसी की। देखिए, जिसको तुरंत हटा के उसको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज बना दिया गया, क्या उससे इस्तीफा लिया, क्या उसको बर्खास्त किया? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बंगाल का ये कॉलेज का मामला, ये इतनी बड़ी घटना घटी है तो ये कॉलेज चर्चा में आ रहा है। पूरे बंगाल के अंदर अस्पताल का हालत देखोगे तो संदीप घोष कहीं मिलेंगे वहां पे। आज तो एक संदीप घोष सामने आ रहा है इस घटना की आड़ में। हर अस्पताल के अंदर संदीप घोष बैठे होंगे जो दवाइयों की दलाली वहां कर रहे होंगे, जहां बेड दलाली के आधार पर दिए जाते होंगे, जहां डॉक्टरों की पोस्टिंग पैसे लेन देन करके होती, और संदीप घोष वहां जो बैठा है तो वो ऐसे ही बैठा होगा क्या? मेरिट के आधार पर पैसे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की होगी उसने, अभी आप कि ये मैं बात पैसा कमा कर आपको मुझे ये दूंगा। लग रहा है, इस पर आप सभी अपनी बात रखिएगा कि जैसे बालू माफिया काम करते हैं ना, डराने का, धमका देने का, जिससे कि एक ऐसा दहशत पैदा हो जाए कि कोई उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ पहले से 1 साल से कोई रिपोर्ट बाहर आ चुकी है, वो एक लड़की से, एक लेडी डॉक्टर से इतना क्यों दहशत खाएगा कि इतनी बेदर्दी से उसका मर्डर हो, रेप हो? और ये मतलब सोचने वाली बात है कि क्या केवल मामला करप्शन का है? मामला अभी जांच होगी, उसके फोन का जांच की जा रही है। कह रहा है उसने बहुत डाटा डिटेल डिलीट तो किया डिलीट कर है, दी, वो हाँ। सब रिकवर करने के लिए उसका फोन बॉम्बे भेजा गया है, वहां से रिकवरी करके रिपोर्ट आएगी। मुझे लग रहा है अभी तो वो कई राज खोलेंगे। मुझे लगता है कि संदीप घोष का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसकी जब पूरी जांच होगी तो पता पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कई बड़े खिलाड़ी रहते हैं। कहा भी जाता है कि बड़े बड़े जो मेडिकल कंपनियां हैं वो अपने बड़े डॉक्टर्स को, जिनके साथ उनकी साठगांठ होती है, उन्हें वहां करोड़ों रुपया देकर बिठवाती है कि जब वो डॉक्टर बैठेगा तो उनकी मेडिसिन वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी, उनको करोड़ों की कमाई होगी। तो उसमें बड़ा एक नेक्सस और बड़ा माफिया का गिरोह शामिल रहता है। कहा यह भी जाता है कि नकली दवाइयां इसकी आड़ में चला दी जाती है, वो लोग अलग पैसा लगाते हैं। तो ये पूरा तंत्र हेल्थ का जो पूरा इतना भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देखना चाहिए, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश के अंदर कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जहां गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है तो वहां तो उससे जिस तरीके से लूटा जाता है कि भाई आपको 500 रुपए की जो एम्बुलेंस है, उसे 2-2 हजार रुपए एम्बुलेंस के लिए ले जाते हैं, घर से लाने के लिए 2 हजार रुपए की एम्बुलेंस मिलेगी।
आपको जो दवाइयां फ्री में मिलना चाहिए वो दवाइयां आपको फ्री में नहीं मिलती, कहते हैं स्टॉक में नहीं है। जब वो पैसा खर्च करता है तो उस दवाइयां उपलब्ध करा दी जाती है। तो मुझे इस तरह की व्यवस्था नहीं, देखने मैंने की जो जरूरत सवाल है। उठाया था लेकिन ना ममता हर्षवर्धन बनर्जी का जी, जो पूरा रुख रहा है इसको ठीक है। लेके, और उसके बाद भी देखिए वो तो ममता पता बनर्जी चल का ही रहा है बयान कि नहीं आया वो कि victim के बंगाल के साथ तो अंदर है नहीं। व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटना ना घटे। वो उनके रवैये से पता चल रहा है कि वो विक्टिम के साथ है नहीं, वरना कपिल सिब्बल को वहां पे खड़ा होने की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जो मेरा कंसर्न था हर्षवर्धन जी, वो इसलिए था कि जिसके बारे में, जिसके करप्शन के बारे में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पिछले 1 साल से हो, उसे इस तरीके से किसी, ये देखिए डायरेक्ट मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन एक संशय तो मन में पैदा होता है ना कि एक महिला डॉक्टर से किस तरीके का भय पैदा हो गया था, अगर इस कारण से भी कोई घटना घटी है, अगर आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए, अब तो कई बार किसी घटना पर हो जाता है ना कि कोलकाता पर हम लोग बोल रहे हैं, और मुझे आज भी लग रहा है कि असली जो कल्प्रिट है वो है ममता बनर्जी। बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूँ, सामान्य किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती तो उसकी बात अलग से करनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है जो मुख्य आरोपी है वो कोलकाता पुलिस की स्टिकर लगी बाइक से घूमता है, हर महीने 5 लीटर पेट्रोल उसको पुलिस की वजह से मिल जाता है, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर देख देख के चुन चुन कर सबको लाल बाजार साइबर पुलिस से नोटिस भिजवाते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम आएंगे तो हम करेंगे, उसके बाद अगर सीबीआई को जांच चली गई तो तुरंत फांसी पे लटकाओ, नहीं तो तुम बेकार हो। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि करके दिखाओ। उनका एक नेता वो कहता है कि अगर ममता बनर्जी की तरफ किसी ने उंगली दिखाई तो उंगली तोड़ देंगे। और जो पूरा मसला हुआ उसमें जब कुछ नहीं समझ में आया तो उनको लगा कि अरे ये तो डॉक्टर मान नहीं रहे हैं, दबाव देश भर में बन रहा है, तो रात को वहशियों की भीड़ दौड़ा दी, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, पूरा अस्पताल कहीं कुछ तोड़वा दिया। उसके बाद भी अगर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किसकी जवाबदेही, भ्रष्टाचार कर रहा था क्या वो प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को ममता जी ने किसी सेफ जगह पर भेज दिया था क्या, फिर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हो टीवी की बहस पे आकर पूरी बेशर्मी से कहते हैं अच्छा तो हो गया ना, अब तो कोर्ट के आदेश से वो फिर से हट गया वहां से, अब बताइए अब क्या। और जब इतनी बेशर्मी से कोई राजनीतिक दल या उसके नेता आपसे बात करने लगे तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय से मुझे बहुत उम्मीद थी, कल भी मैंने टिप्पणी की थी कि उस सरकार पर ममता बनर्जी के, क्योंकि एक घटना नहीं है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स में से एक है, और उस एक घटना में भी इतने सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो सीधे सीधे सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। कहीं पर भी हो वहां राज्य सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद इस तरह से काम करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने लगे, खुद भीड़ जुटाने लगे, ऐसे समय में तो धारा 144 लगती है कि कोई दूसरा ना भीड़ इकट्ठा कर पाए, और आप खुद ही करें चलो आज हम प्रदर्शन करेंगे, 10, 15, 20 अपनी पार्टी की महिलाओं को ले लेते हैं, सब तैयार होकर सज धज के निकल पड़ते हैं जैसे कोई बढ़िया कुछ अच्छा मेला वेला करने जा रहे हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब उस पर अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई गंभीर कदम नहीं उठाएगा तो एक निराशा जरूर होगी। केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, वो अगर कुछ नहीं करेगी तो निराशा होगी। राज्यपाल जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा तो निराशा होगी। तो जिसको कहते हैं ना कि इन सब चीजों को अब देखने की जरूरत है। अब वो भ्रष्टाचार, संलिप्तता, वो देश को पता है, ममता जी जानती है हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। अभी हम जीत के आए थे, फिर जीत के आएंगे। आप सहमत हैं विजय जी? मैं तो पहले भी बोला, आप उसको बचा रहे हैं। मैंने कहा कि बात कोतवाल पर कीजिए ना। ये वही बात वो कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि कोतवाल की बात क्यों नहीं हो रही है संदीप घोष पे करके। वो तो चाहते ही हैं, ठीक बात है। ममता बनर्जी सरकार या तृणमूल ऐसे में तो कांग्रेस विपक्ष जो का है वो चाहती रोल है है कि आप संदीप घोष पर अटके रहे। उसी पर बात करें। नहीं, तो विपक्ष संदीप का घोष रोल पर अटके सर रहेंगे, ये सारी है बात या होगी नहीं तो वो है इस मामले में? विपक्ष कुछ दबाव बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है? मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। बीजेपी कुछ कर पा रही है? कुछ बीजेपी तो वहां पर दिखाई नहीं दे रही एक तरह से, उस तरह से जो खड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा ये घटनाक्रम हो गया है। और मैं कह रहा हूँ ये ममता बनर्जी सरकार के इंटरेस्ट में है कि आप रोजाना संदीप घोष पर चर्चा करते रहे, या स्ट्राइक पर चर्चा करते रहे, या कहे कि उसको पकड़ा नहीं गया था, एक कैमरा में आप दिखा रहे हैं कि वो भाग रहा है। ये सब उनके फायदेमंद है क्योंकि आप वहां पर पहुंचना ही नहीं चाहते। तो कोतवाल को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, कोतवाल पर यदि आप निशाना नहीं बना रहे तो फिर अलग अलग बात है। अब आप किसी इशू पर कहें, फिर आपके विजय जी आप है ना ये शर्ट जो है ना वो ठीक नहीं पहन कर आए थे, बात तो आप ठीक कर रहे, लेकिन शर्ट आपको ठीक पहन कर आनी चाहिए। तो ये शर्ट ठीक पहनने के वक्त नहीं है, आपको कोतवाल को पकड़ना है, उसके लिए घेराबंदी करनी है। अब किसकी क्या मजबूरियां हैं, किसकी क्या दिक्कत है, किसके क्या पॉलिटिकल डर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो पूरी बहस चल रही है, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
वो उस रास्ते पर नहीं पहुंच रहा। हमेशा ये कहा जाता है, पुलिस की एक थ्योरी होती है कि कोई क्राइम होता है तो उसकी एक बेसिक थ्योरी क्या है कि बेनिफिशियरी कौन है। बेनिफिशियरी कौन है, बिल्कुल, फायदा तो किससे इसमें पहुंच पहले ये सवाल तय कीजिए कि बेनिफिशियरी कौन है, उसके बाद बात कीजिए मुझसे। आपको पता ही नहीं बेनिफिशियरी कौन है, आप तो अपनी गाड़ी लेके चल दिए हैं इंडिया गेट के सर्किल पे, आपको जाना कहाँ ये पता ही नहीं है आपको। अब आप घुमाए जा रहे हैं मोटरसाइकिल की, देखो मैं तो दिन भर से घुमा रहा हूँ मोटरसाइकिल को। बेनिफिशियरी तो तय कीजिए इसका कि बेनिफिशियरी कौन है, या इन्वेस्टिगेशन उस रास्ते पर जा रहा है क्या, उस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो नहीं जा रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी बात डिरेल हो रही है और हम सब लोग उस डिरेल में एक तरह से मदद कर रहे हैं, अनजाने जाने अनजाने। हमने पूरी जो टॉकिंग पॉइंट है वो संदीप घोष को बना दिया है या संजय रॉय को बना दिया है, जबकि पता चल रहा है वो तो मछली है, मगरमच्छ तो कोई और है। नहीं, हम लोगों ने बनाया नहीं है। हम लोग यहाँ जो हम इंडिया टीवी पर जो हम लोगों की बात कुर्सी का नहीं, मतलब जो बता रहा हूँ, in totality। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों की नजर वहीं है जहां आंख है। ऐसा नहीं है, देखिए संदीप घोष का कोई दोष नहीं हुआ, इसको अपॉइंट किसने किया, यहां से हटने के बाद दोबारा प्रिंसिपल किसने बनाया, तो ये तो दिखाई दे रहा है। जो अस्पताल पार्टी की सेवा करे, वो भ्रष्टाचार में फंसे, अपराध में फंसे, तो शासन उस पर उसकी रक्षा करे, उसको बचाने की कोशिश करे। अब हमको 10 गाड़ी चाहिए यहाँ, वहां के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव के लिए, वहां एक कार्यकर्ता को वहां सहयोग करना है, 10 लोगों को गेस्ट हाउस में टिकाना है, ये सारी सेवा तुम करते रहो। अगर हमारी सभा है वहां तो 50 गाड़ी तुम्हारे हॉस्पिटल की वहां चाहिए, वो तुमको करनी है। तो ये सारा कुछ कराने का मतलब एक पूरा तंत्र ही वैसा ही खड़ा हो गया हुआ है, जो तंत्र भी ममता बनर्जी को जिताने के लिए कोशिश करता है और ममता बनर्जी की सरकार उसकी रक्षा करती है। उसमें संदीप घोष है। मैं तो मान रहा हूं कि ये सब जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, सरकार इसके पीछे भी हो सकती है और ये लोग भी उसमें संलिप्त हो सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं। इसीलिए ये ऐसी घटना है जिसमें अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से हस्तक्षेप करके इस एक घटना को सबक मान के एक पूरे तंत्र की जांच छानबीन नहीं होगी, लोग पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक इस एक घटना पर रिस्पॉन्ड आया है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा, तब लेकिन तक पश्चिम बंगाल को आप माफियागिरी से मुक्त नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई कोलकाता की बात करता है तो अचानक से कुछ कन्नौज की बात लेके आ जाते हैं, हाथरस की बात लेकर आ जाते हैं। बुराई नहीं, आप सारी बात कीजिए, उसमें कोई बिल्कुल करिए, चर्चा करना ही चाहिए की बात लेके, लेकिन यहाँ की जो घटना है वो अलग है। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए अब मतलब अभी हम देखते हुए इंडिया टीवी पे नीचे जो चल रहा है कि पत्नी के साथ कोलकाता सौरभ गांगुली निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे मसलों पर रोज रोज आपको कोई कहे तो मत करिए, लेकिन अगर आप समाज में एक सेलिब्रिटी का आपको दर्जा है, समाज में आपके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, किसी भी एक फील्ड के आप आइकॉन हैं, एक आप जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं कि यार काश हम भी ऐसे होते, उनको भी ऐसे अवसरों पर बोलना चाहिए। अरे करीना ने कुछ लिख दिया तो कह रहे कि आपने तब तो नहीं बोला था जब ये हुआ था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। आप रोज बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना होती है जब समाज ये चाहता है कि हमारे समाज के जो आज के नायक हैं, क्योंकि जो वैसे नायक हैं, राष्ट्र नायक, उनसे तो हम प्रेरणा लेंगे, वो तो बोलने आएंगे नहीं। अब कोई गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तो बोलने आएंगे नहीं। बोलना किसको है? आज के जो नायक हैं, और विशेष करके जो राजनीति से इतर हैं, क्योंकि राजनीति वाले तो अपने पक्ष की बात करेंगे ना भाई, भाजपा वाला अपना बचा लेगा, तृणमूल वाला अपना बचा लेगा। जो राजनीति से इतर है लेकिन जिनका प्रभाव है, जिनको जानने मानने वाले लोग राजनीति की वजह से नहीं जुड़े, उनको बोलना चाहिए। नहीं, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं और उन्हें निकलना चाहिए अपनी पत्नी। वातावरण का प्रभाव है। सौरभ गांगुली का जो पहला बयान था, उसने दुख व्यक्त करते हुए भी कहा कि नहीं, इससे कानून व्यवस्था फेल्योर नहीं है, एक रेयर घटना हुई है। पहला बयान मेरे पास आया था, इसकी आलोचना करिए। तो जाहिर है कि उनको समझ आ गई है और उनका विचार और सोच उनकी बदली है और आज सामने आ गए हैं। उस समय उनकी सोच वही रही होगी, क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे बिल्कुल फर्स्ट जैसे ऐसी घटना होती है, तृणमूल कांग्रेस की लोग इतना एक्टिव है कि जहां जहां कांटेक्ट है वहां संपर्क करो, फोन पर जाओ, मिलो, बताओ अपना पक्ष। तो वो भी एक्टिव होते हैं, मीडिया में जाओ, वहां जाओ। वो सरकार अजीब जिस ढंग से चल रही है ना, वो वामपंथी भी इतना नहीं कर पा रहे थे। वो तो जब आप बंगाल में कुछ दिन रहेंगे, समझेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट कैसे वहां काम कर रही है। पूरा तंत्र ही लगता है कि राजनीति तंत्र है तृणमूल कांग्रेस का। तो सभी बुद्धिजीवियों से संपर्क किया गया, इस घटना को लेकर बताया गया कि क्या पक्ष है, और उसके हिसाब से बयान भी कुछ वैसे आ गए। लेकिन अब ये चेंज हुआ है, लोगों ने देखा है।
पॉजिटिव चेंज है। अब कितने दिनों में असल वो जो मगरमच्छ की कहानी है वो उसका पटाक्षेप होता है, उस पर तो हमारी नजर रहेगी।